नमस्कार विद्यार्थियों। ये मिस्री कला से संबंधित अभी पूर्व में हमने 3 वीडियोज़ आपके सामने रखे। ये चौथा वीडियोज़ आपके सामने है और उसमें क्योंकि मिस्री कला का इतिहास इतना लंबा पूरा है कि इसको एक 15-20 मिनट या आधे घंटे के वीडियोज़ में हम समाहित नहीं कर सकते, इसलिए ये चौथा वीडियोज़ आपके लिए इसमें बनाया गया है, जिसकी शुरुआत प्रथम मध्ययुग एवं 11वें राजवंश से हम करते हैं। प्राचीन राजवंश की समाप्ति से मिस्र में अनेक स्थानीय शासकों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, यानी मध्य युग के आते आते प्राचीन राज्य की समाप्ति तक मिस्र में अनेक स्थानीय शासकों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। केंद्र के संपर्क टूट जाने के कारण इन छोटे छोटे शासकों ने अपने मकबरों को अलंकृत करने हेतु स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया। फलते कला में प्राचीन नियमों का पालन सावधानी से न हो सका। आकृतियों में अनुपातहीनता आई और विषयों में भी स्वस्थता आने लगी। अब कोई मतलब इसका सीधा सा ये प्रभाव पड़ा कि अब उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं रही और विषयों में भी स्वच्छंदता आने लगी। अलखतीफी के महल्ला में बने मकबरे की एक भित्ति पर राजकुमारी के खिलौने तथा बतख एक डोरी से पेपिरस के लट्ठे के एक सिरे से बंधे चित्रित हैं। निकट ही उसका पति बैठा मछली पकड़ रहा है। यहीं गधों के एक दल में एक गधा भूमि पर लेटा चित्रित है। इस युग के अधिकांश मकबरों में रिलीफ के स्थान पर वर्ण चित्र अधिक अंकित हैं। प्राय मटमैले रंगों का प्रयोग हुआ है। भूरे, गुलाबी तथा बैंगनी रंग भी प्रयुक्त हुए हैं। थीबन युग में शिल्प की पद्धति में कतिपय परिवर्तन किए गए। पहले आकृतियों को मध्य में खड़ी पड़ी रेखाएं खींचकर विभाजित किया गया, किंतु 11वें राजवंश के समय आकृतियों को खानों में अंकित किया जाने लगा। यानी अब 11वें राजवंश के आते आते अब आकृतियों को खानों में अंकित किया जाने लगा। खाने खींचकर चित्र बनाने से आकृति के सभी अंग प्रत्यंग अधिक बारीकी एवं शुद्धता से चित्रित किए जा सकते थे। मेम्फाइट आकृतियों की अनुकृति एवं नवीन आकृतियों के सृजन, इन दोनों ही क्षेत्रों में 4 खानों का प्रयोग बहुत लाभदायक प्रतीत हुआ। इसके कारण ही मिस्र में एक नई कला परंपरा की स्थापना हुई। नफ्रू, मेमनतुहोतेप द्वितीय आदि के मकबरों में इसके उदाहरण चित्रों एवं प्रतिमाओं में देखे जा सकते हैं। मेतनहोतेप तृतीय के समय तक रिलीफ में बहुत विकास हुआ। आकृतियों में स्पष्टता तथा संतुलन आ गई। अनुपात भी शुद्ध होने लगे। गठनशीलता में विविधता आई। विवरणों की अपेक्षा आकृतियों के समग्र प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया गया और आकृतियों के चारों ओर अधिक रिक्त स्थान छोड़ा जाने लगा। काष्ठ निर्मित नारी प्रतिमाएं अब भी प्राचीन परंपरानुसार बनती रही। पुरुष प्रतिमाओं में ज्यामितीय नियमों की सूक्ष्मता मिलती है। अब हम अगले जो युग था मध्य राज्य की बात करें, जिसको मिडिल किंगडम भी कहा जाता है। इस युग में समाधि गृहों की छतों पर अनेक आलेखन चित्रित किए गए हैं। इस युग के भित्ति चित्रों के अंश बड़े छिन्न भिन्न अवस्था में हैं। महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग ही पत्थर से बनाया जाता था। भवनों के स्तंभों आदि पर आकृतियां उत्कीर्ण एवं चित्रित की जाती थी। स्थूल रिलीफ तथा डूबे हुए रिलीफ दोनों ही पद्धतियों से यहाँ कार्य हुआ। खाने खींचकर आकृतियां बनाने वाली परंपरा से एक राजकीय शैली का विकास हुआ, रॉयल स्टाइल जिसको कहा गया। इस समय की आकृतियों में भी विवरणों की अपेक्षा समग्र प्रभाव की प्रधानता है। शैली में स्पष्टता एवं प्रौढ़ता अब इस समय आ जाती है। कुछ समाधि गृहों के चित्र अलंकरण सौंदर्य के कारण भी आकर्षक हैं। कहीं कहीं चित्राकृतियां गूढ़ाक्षर लिपि के सदृश अंकित हैं और उनके नीचे विभिन्न पात्रों के नाम भी लिख दिए गए हैं।
मध्य राज्य में कुछ नवीन विषय भी चित्रित हुए। मध्य राज्य में कुछ नवीन विषय भी चित्रित हुए, जैसे सभासदों के साथ राजकुमार की सैर, स्थानीय महत्वपूर्ण घटनाओं आदि इसमें विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन पर छठे तथा सातवें राजवंश के समय की कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। बेनी हसन में एक सामी कारवा के आगमन का भी अंकन हमें दिखाई देता है। एक अन्य स्थान अल बरसह पर एक विशाल मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयत्न भी यहाँ चित्रित हुआ है। इस युग में आकर चित्रकला केवल रिलीफ के स्थान पर काम देने वाली कला न रहकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। अल बरसह में जहूती हेतब के मकबरे में चित्रित रिलीफ का अंकन इसका एक उदाहरण है। इस विधि से सम्राट एवं राज परिवार के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया है। खेतों, उद्यानों एवं घरेलू जीवन के दृश्यों को चूना पत्थर की चिकनी दीवारों पर चित्रित किया गया, जिनमें प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति भी दिखाए गए। बेनी हसन की भित्तियों को अलंकृत करने वाले मल्लयुद्ध के अगणित रूप भी संभवतः इसी दृष्टि से प्रस्तुत किए गए होंगे कि उनमें मानवाकृतियों को असाधारण मुद्राओं में प्रस्तुत किया गया है। गटारियों एवं हरिणों के चित्र भी इसी दृष्टि से बनाए गए। निकट और दूर के जो रिक्त रह गया स्थान है, वहाँ आकृतियों को विविध मुद्राओं में प्रस्तुत करना केवल चित्रकला में ही संभव था। मीर के निकट सनबी के मकबरे में अंकित आखेट दृश्य में इसी प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। पहले जहाँ पट्टियाँ अथवा आयत बनाकर चित्र विभक्त किए जाते थे, वहाँ अब टीलों की भांति पृथ्वी का अंकन किया गया और उसी के विभिन्न स्थानों पर मानव एवं पशु अंकित हैं। उख होतप में इसी विधि का और अधिक विकास दिखाई देता है। काव अल कबीर के मकबरे में उद्यान और पक्षियों को जाल द्वारा पकड़ने के चित्र में वृक्ष, पत्तियां, झाड़ियां एवं लताएं सरल रेखाओं एवं रंगों से बनाई गई हैं, किंतु पेपिरस के तने बड़ी सुंदर विधि से चित्रित किए गए हैं। इनके पुष्प भी सुंदर विधि से अंकित हैं, यानी इनके जो पुष्प बनाए गए हैं बड़े ही सुंदर विधि से अंकित हैं। अलबरसह में एक लकड़ी की समाधि मंजूषा अपनी मौलिक स्थिति में सुरक्षित है। यह राजा जहूती नख्त की है और इस पर लघु चित्रण पद्धति के अलंकरण चित्रित हैं, जिनमें मृत राजा के लिए भेंट ले जाते हुए सेवकों की पंक्तियां बड़ी सुंदरता से अंकित हैं। इनमें एक फाख्ता की आकृति बड़ी रमणीय है। फाख्ता यानी डॉव, DOV डॉव, उसकी आकृति बड़ी रमणीय है। नीले रंग से चौड़े स्पर्शों के द्वारा लंबी पूंछ एवं पंख बनाए गए हैं। शरीर पर नीले बिंदु हैं, जिनके बीच बीच में लाल रेखाएं हैं। गहरे तथा हल्के भूरे रंग से बिंदु वर्तना का भी प्रयोग किया गया है। लगता है जैसे बड़े कोमल तथा आभा में पंखों वाला पक्षी सामने काष्ठ के धरातल पर महीन तुलिका से चित्रित किया गया है। सीमा रेखाओं का चित्रण नहीं है। एक अन्य चित्र में राजा के शरीर को भी बिंदु वर्तना से दिखाया गया है। अगरू के एक पात्र में से उड़ता हुआ धुआं हल्के नीले रंग से अंकित है। मध्यकालीन राज्य के अंतिम चरण में चित्रकला की समस्त परंपराएं एवं रूढ़ियां टूटने लगी थी और रंगों का प्रभाव बिंदुओं द्वारा कुछ कुछ वर्तमान प्रभाववादी पद्धति से प्रस्तुत किया जाने लगा था। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाना भी कम हो गया था। यानी अब बहुत जो कला थी, चित्रकला थी, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंज इस युग में होने लगे थे। वर्तमान में जो प्रभाववादी शैली जो चली थी, उसकी तुलना इन चित्रों से करते हैं तो कुछ कुछ प्रभाव उनमें दिखाई देता है। जैसे बिंदु वर्तना वाली जो पद्धति है उसको देखें तो इस प्रकार मोटे मोटे धब्बों से और एक आकृति को पूरा किया जाने लगा। सम्राटों तथा सभासदों के समाधि गृहों के अतिरिक्त पूजा गृहों की शिलाएं चित्रित हुई, जिनकी कला अन्य स्थानों की कला से पूर्णतः स्वतंत्र है। इनमें सीमा रेखा की स्पष्टता है तथा संयोजन भी धीरे धीरे स्पष्ट होते गए हैं। डूबे हुए रिलीफ की प्रधानता मध्यकालीन राज्य की प्रमुख विशेषता रही। यहाँ अगर संपूर्ण दृष्टि से बात करें
तो डूबे हुए रिलीफ की प्रधानता इस युग में रही, जो कि मध्यकालीन राज्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब हम अगले राज्य में प्रवेश करते हैं, वह है नवीन राज्य, जिसका समय 18वें राजवंश से 20वें राजवंश तक यानी 1570 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व तक इस युग को का जो काल निर्धारण है वो हम कर सकते हैं। इस युग की कला के बारे में हम बात करें तो इस युग में थीबन राजाओं ने मिस्र की सीमाओं का विस्तार किया। जो थीबन राजवंश हुए उन्होंने इस राज्य या मिस्र की राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। फिलिस्तीन, सीरिया, नूबिया आदि की विजय करके उन्हें मिस्र में मिला लिया गया। देश की पर्याप्त समृद्धि इस समय हुई। इस समय की राजधानी थीब्स बड़ी ऐश्वर्यशालिनी थी, जिसका नगर देवता अमन राष्ट्रीय देवता बन गया। यानी अब अमन यहाँ का राष्ट्रीय देवता बन गया। विदेशी संपर्क से मिस्र का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ और मिस्र की एकांतता समाप्त हुई। अब दूसरा जो प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ विदेशियों का संपर्क बढ़ने लग गया था और मिस्र की एकांतता समाप्त हुई, यानी उनका एकांतवास जो वो दूसरे देशों से संपर्क में नहीं थे, अब दूसरे देशों से भी संपर्क में आने शुरू हो गए थे। हिट्टाइट साम्राज्य से सीमाएं लगने के कारण मिस्र अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रुचि लेने लगा। यानी पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं था, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये रुचि लेने लग गए थे। इस समय लगभग 500 वर्ष की कला प्राय 3 युगों में विभक्त है, जो राजनीतिक परिवर्तनों के लगभग युगपद चली। थूतमोस तृतीय से अमनहोतप तृतीय तक अर्थात 1550 से 1370 ईस्वी के लगभग तक का युग कला के निरंतर विकास एवं उत्कर्ष का प्रथम काल रहा। प्राय थीबन अभिप्रायों एवं नियमों के आधार पर ही इस समय की कला विकसित हुई। 18वें राजवंश में कला में गतिमता, स्वाभाविकता, विशाल संयोजनों तथा चित्रोपम विवरणों का आधिक्य हुआ। पुष्पों, वस्त्रों तथा आभूषणों का प्रचुरता से इस युग में अंकन हुआ। तीसरा युग 19वें तथा 20वें राजवंशों से संबंधित है। इस समय तानिस में राजधानी स्थापित हुई। थीब्स धार्मिक राजधानी बन गया। यानी अब मेन जो राजनीतिक राजधानी स्थापित हुई वो तानिस बनाई गई और थीब्स जो थी वो धार्मिक राजधानी बन गई। कारनाक, लक्सर तथा 19वें 20वें राजवंशों के समाधि गृहों की रचना इसका प्रमाण है। सभी स्थानों पर रिलीफ का कार्य अलंकरण का एकमात्र साधन था। कोमल से कोमल रेखाओं वाली आकृतियों में भी रिलीफ में अंकित की गई हैं। मंदिरों में राजा को देवताओं के संबंधी के रूप में एवं विभिन्न लोकोत्सवों के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया। यानी मंदिरों में भी चित्रांकन किया गया, जहां देवताओं के संबंधी के रूप में इन राजाओं को दिखाया गया। 18वें राजवंश के पश्चात ही युद्ध के दृश्यों का अंकन हुआ। अब युद्ध के दृश्य यहाँ अध्ययन चित्रों का अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि हम 18वें राजवंश के पश्चात ही युद्ध के दृश्यों का अंकन हुआ। दीर अल बाहरी में रानी हातशपसूत के पूजा गृहों तथा लक्सर के तूतनखामन के विजय स्मारक इसके अपवाद हैं। यानी इन दोनों को हम अपवाद रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस समय से पिरामिडों के बजाय चट्टानों को काटकर पूजा गृहों का निर्माण आरंभ हुआ। अब यानी डायरेक्ट चट्टान को पूरी को काटकर पूजा गृहों का निर्माण होना शुरू हो गया था और समाधि गृह भी बने। आगे हम देखते हैं कि हातशपसूत के पूजा गृह में पूजा गृह में रानी की गर्भिणी माता को देवी देवताओं द्वारा प्रसूति गृह की ओर ले जाए जाते हुए भी दर्शाया गया है। यानी इस प्रकार के जो विषय थे वो बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय में इस प्रकार के विषयों का भी चित्रांकन होने लग गया था और इस प्रकार रानी की संतान और देवी देवताओं में संबंध स्थापित किया गया। एक भित्ति पर सोमालिया से प्राप्त सुगंधित द्रव्यों, मिस्री सेना आदि का अंकन है। मिस्री राजदूत को योद्धाओं के साथ सोमालिया में उपस्थित दिखाया गया है। सोमालिया की रानी नुकीली झोपड़ियों
तथा वहाँ के पशु पक्षियों का अंकन भी इसमें दिखाया गया है। रानी को बहुत स्थूल चित्रित किया गया है। कुछ समय पश्चात थूतमुस तृतीय हुआ। उसके समय अंकित एक भित्ति चित्र में सीरिया के पशु पक्षी एवं पुष्प चित्रित हैं, जिन्हें वह वहाँ से लाया था। ये चित्र कारनाक में हैं। ये सभी चित्र आप कारनाक में देख सकते हैं। थूतमुस तृतीय के समय की एक भित्ति पर सम्राट द्वारा आमेन के सामने युद्ध बंदियों को दंड देने की घटना भी उत्कीर्ण है। मीनाक्थ के अवशेष इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। यहाँ शौकार्त स्त्रियों की मुद्राएं, उनके विभिन्न वर्ग, उनकी शारीरिक स्थितियाँ आदि सब कुछ प्राचीन परंपरा अनुसार कूटाक्षर विधि से अंकित हुए हैं। इनकी बाह्य रेखाएं बड़ी स्पष्टता और शीघ्रता से खींची गई हैं। आकृति समूहों को सुव्यवस्थित आयतों में संयोजित किया गया है तथा हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ आकृतियों में पीला, काला एवं श्वेत रंग भरा गया है। मृतक संस्कार की अन्य क्रियाएं शौकार्त स्त्रियों के चित्रों के ऊपरी भाग में दिखाई गई हैं। यहाँ एक जलाशय तथा उद्यान सहित भवन भी अंकित है। इस प्रकार इस युग से कला में स्थानीय जलवायु तथा वातावरण चित्रित करने का प्रयत्न भी आरंभ हुआ। नवीन राज्य के विषय राज्य एवं समाज द्वारा देश, काल तथा व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर निश्चित किए जाते थे। इस प्रकार शाश्वत नियमों तथा परंपरागत विषयों को अंकित करने वाली प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन होने लगा। मृत सम्राटों के जीवन में घटित हुई अनेक साधारण घटनाओं जैसे सभा में विदेशी दूतागमन, उत्सव, अन्य देशों से मंगवाई गई वस्तुओं का निरीक्षण आदि का भी चित्रण होने लगा। वजीरों को राज्य कार्यों का निरीक्षण तथा सेनापतियों को सेना का संचालन करते हुए आदि विषयों को भी स्थान मिलने लगा। किंतु दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अगले उसमें देंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना नहीं आ पाएगा। धन्यवाद।